ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो जनरली यहाँ एक प्रोसेस हो सकता है कि जब वो फुल्ली मैच्योर, जब हमारा सीड एक टाइप में जब फुल्ली मैच्योर होगा, अब ये फुल्ली मैच्योर की बात कर रहे हैं ना, ठीक, जब सीड फुल्ली मैच्योर होते रहेगा तो वहाँ एक प्रोसेस हो सकता है कि उसमें प्रोसेस जनरली होता भी है और ये कई कई केसेस में होता भी नहीं है। तो जनरली यहाँ 10% से सिर्फ 15% तक ही वाटर बचता है सीड के पास ओरिजिनली, मतलब और जितना वाटर रहता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, सूख जाता है बोल सकते हैं सीड का, ठीक, मतलब उसमें सिर्फ 10 to 15% ही ह्यूमिडिटी बची रहती है सीड की खुद की। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डोरोमेंसी। तो इस कंडीशन में जनरली जो हमारा एंडोस्पर्म बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जो सीड बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कोई काम का नहीं है। जब तक उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ वो वाटर को नहीं पाएगा तब तक वो कोई काम का नहीं, मतलब वो उगेगा ही नहीं, बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हो गया ये कंडीशन। चलिए भैया ये टॉपिक कंप्लीट हुआ यहीं। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट की। रब कर दूं, 1 2 3 लेट्स गो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। मैच्योर ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड हो गया। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, FRUIT, ठीक। तो किस तरह से जनरली फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, फ्रूट्स जनरली हमारे ओवरी से डेवलप होते हैं। किससे, ओवरी से ही फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो जनरली इस प्रोसेस में दो टाइप्स के फ्रूट्स हो सकते हैं। और एक चीज और मैं अगर बताऊं तो जितने भी फ्रूट्स हैं तो उनकी जो आउटर लेयर, एक हार्ड लेयर, जैसे ही फ्रूट बन जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। हर एक फ्रूट की अपनी लेयर रहती है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोला जाता है। पेरिकार्प बोला जाता है, ठीक। ये क्लियर है कि जो आउटर लेयर रहता है उसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। तो ओवरी फ्रूट्स में चेंज होते हैं। तो दो टाइप्स के फ्रूट्स यहाँ जनरली दो टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं जो कि ओरिजिनली फ्रूट्स होते हैं। वैसे एक और टाइप यहाँ जोड़ेंगे। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट, ठीक, जो असली के फ्रूट्स हैं भैया बोल सकते हैं जिन्हें। एक होता है फॉल्स फ्रूट, FALSE, फॉल्स फ्रूट। और चौथा होता है हमारा पेरिकार्पिक फ्रूट, ठीक। दो तीन टाइप के जनरली फ्रूट्स होते हैं। पहला आ जाएगा अपना ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट्स, तीसरा आ जाएगा पेरिकार्पिक फ्रूट, ठीक। ट्रू फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं, जनरली जो ओरिजिनल में जिनका फर्टिलाइजेशन होता है और जो ओवरी से फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू फ्रूट्स की कंडीशन में रखा जाता है। और जो हमारे फॉल्स फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स जनरली थैलेमस से ऑब्टेन होते हैं। थैलेमस से जो फ्रूट ऑब्टेन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। अब थैलेमस क्या है, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कुछ। अब फ्लावर जिससे अटैच रहता है पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, सेपल्स हो जाएंगे, दो ठोक सेपल्स दोनों साइड। अब ये जो यहाँ पास एक प्रोसेस यहाँ पास जो एक पार्ट रहता है फ्लावर का, ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, थैलेमस। तो जो ओवरी से ना फॉर्म होके थैलेमस से फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये आ जाएंगे हमारे फॉल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट्स में आ जाएगा हमारा ग्रेप्स, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक, कंप्लीट। अब आता है हमारा पेरिकार्पिक फ्रूट। तो जनरली पेरिकार्पिक फ्रूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो, मतलब जैसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाएं, ठीक।
तो उन्हें क्या बोला जाता है, पेरिकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बनाना। बनाना आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेरिकार्पिक फ्रूट। जनरली अगर पेरिकार्पिक फ्रूट्स की बात करूंगा तो इनमें सीड भी नहीं होता है, मतलब ये सीडलेस फ्रूट्स हो सकते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स किस तरह से, फ्रूट जनरली ओवरी से फॉर्मेशन होती है। 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट, तीसरा आता है हमारा पेरिकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स जनरली हमारे ओवरी से फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है, फॉल्स फ्रूट्स में थैलेमस से फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, और पेरिकार्पिक फ्रूट्स में हमारी पेरिकार्पिक फ्रूट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही अगर फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसे पेरिकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। थैलेमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक, और इसका एग्जांपल बनाना, और इसका एग्जांपल हमारे ग्रेप्स। ठीक, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारा स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। हो गया, चलिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन के जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस किए हैं। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम प्रीवियस से इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और फाइनली ये पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्पेशल मैकेनिज्म नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला इसमें आपका टॉपिक आ जाएगा स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन में एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस। तो जनरली एपोमैक्सिस क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एपोमैक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोमैक्सिस। तो जनरली क्या, जब फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या हो जाती है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, एपोमैक्सिस प्रोसेस बोला जाती है। क्या बोला जाता है, एपोमैक्सिस प्रोसेस फॉर्मेशन। क्लियर है, एपोमैक्सिस। तो जनरली ये ज्यादातर ग्रास में होता है क्योंकि वहां बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रास में सीड की फॉर्मेशन हो जाती है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में फैलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी अगर रफ्तार की बात करेंगे, स्प्रेड होने की बात करेंगे या फिर वेराइटीज़ की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसलिए एपोमैक्सिस का बेस्ट एग्जाम्पल बोलूँगा ग्रास ही है। ठीक, यहाँ फर्टिलाइजेशन किए बिना ही, मतलब यहाँ क्या है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बट समहाउ ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट वो क्या शो करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रास। ठीक, ग्रास आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एपोमैक्सिस प्रोसेस, एपोमैक्सिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये क्लियर है टॉपिक। चलिए भैया अब एक और टॉपिक है जो इसी समझ लेते हैं, एक पॉली एम्ब्रायो। पॉली एम्ब्रायो में जनरली एक सीड में एक से ज्यादा क्या हो रहते हैं, एम्ब्रायोज प्रेजेंट रहता है, उस कंडीशन के क्या बोला जाता है, पॉली एम्ब्रायो बोला जाता है। ठीक, तो ये टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है। अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ प्रीवियस से इसके क्वेश्चंस और फिर आज का टॉपिक बोलो या फिर आज का चैप्टर ही पूरा कंप्लीट। पहला क्वेश्चन, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कैलिस्टोगैमी टू अ फ्लावरिंग प्लांट। जनरली आपका जो पिछला लेक्चर था उसका क्वेश्चन था। ठीक, क्या एक जिसका आंसर है राइट वन एडवांटेज, एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है कैलिस्टोगैमी टू फ्लावरिंग प्लांट। कैलिस्टोगैमी मतलब
किस टाइप की, कैलिस्टोगैमी का क्या एक फायदा है, क्या एक नुकसान है। अगर कैलिस्टोगैमी की बात करता हूँ तो वहाँ ये क्या होता है, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है मतलब यहाँ एक एडवांटेज हो जाएगा, एक ये सेक्स यहाँ जो ये प्रोसेस हो रहा है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो प्रोसेस हो रहे हैं इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई भी कंडीशन है वहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही भैया, ये क्या हो जाएगा, एक एडवांटेज हो जाएगा। और दूसरा अगर मैं बोलूंगा तो वहां इनब्रीडिंग की कंडीशन हो सकती है। इनब्रीडिंग की कंडीशन जनरली मतलब सेक्सुअल मोड, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ठीक, तो उसकी प्रोसेस से मतलब इनब्रीडिंग की डिसएडवांटेज है कि यहाँ इनब्रीडिंग हो सकता है, उत्पन्न हो जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की क्वेश्चन। अ सिंगल पी प्लांट इन योर किचन गार्डन प्रोड्यूस pods with a variable seeds but the individual papaya plant does not explain। तो जनरली अगर मैं सीड्स की सॉरी पी की बात करूंगा तो पी जो प्लांट्स रहते हैं वो ज़्यादातर क्या शो करते हैं, पी प्लांट्स हमारे जनरली सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं और वो क्रॉस पॉलिनेशन भी शो करते हैं। तो इसलिए उनका फायदा है कि भैया वो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन से अपना काम चला लेंगे। बट जो पपाया होते हैं उन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू पी प्लांट, तो इसीलिए उनका प्रोडक्शन कम रहता है एज कंपेयर टू दी पी प्लांट। यही क्वेश्चन है। ये सारे गलती से मैंने पुराने क्वेश्चंस पकड़ लिए थे पुराने लेक्चर्स के, तो इस लेक्चर के क्वेश्चन है कुछ ऐसे। The myocyte of rice has 24 chromosome. Write the number of chromosomes in their endosperm। तो एक जो हमारे पास राइस का जो सीड, राइस का एक राइस का सीड बोल सकते हैं, उसका 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो हमें बताना है राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, एंडोस्पर्म किसको कहते हैं, जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज करेगा तब हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, वही है भैया एंडोस्पर्म। ठीक, तो यहाँ पास पोलर न्यूक्लियाई जनरली कितने सेल्स रहते हैं, 2 सेल्स रहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जनरली 2 मतलब बोल सकते हैं वेल डिफाइंड नहीं रहते सेल्स। पोलर सेल जनरली 2 सेल्स रहते हैं और उसके साथ क्या एक मेल गैमेट क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हैप्लॉइड गैमेट्स की मैं यहाँ बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड्स गैमेट यहाँ 3 हो जाएंगे। ठीक, अगर 3 ये बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन अब हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि हमें पूछे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसके एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंडोस्पर्म के लिए अगर बात करूंगा तो ये जनरली 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई NuCl न्यूक्लियाई, और एक क्या रहता है मेल गैमेट। तो जनरली यहाँ कितने हैप्लॉइड गैमेट्स हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तो यहाँ 3 हो जाएंगे गैमेट, 3 हैप्लॉइड गैमेट हो जाएंगे। तो जनरली 3 हैप्लॉइड गैमेट्स मतलब 3 हो जाएगा इसका नंबर। और यहाँ पास जो मियोसाइट है उसमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो अगर मैं बता दूं मियोसाइट होता क्या है, मियोसाइट एक क्या होता है, डिप्लॉयड गैमेट होता है। ठीक, डिप्लॉयड गैमेट है मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया गया है 24 वो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो हमें इसका क्या लेके चलना पड़ेगा, एंडोस्पर्म की क्रोमोसोम्स निकालने के लिए इसको हाफ लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और इसके साथ इंटू कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एंडोस्पर्म आ जाएंगे जो 12 24 12 36 मतलब 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसके एंडोस्पर्म। ठीक, समझ आ गया। चलिए भैया लिख लीजिए और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।